हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता मीन्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आनुवांशिकी जेनेटिक्स जो होती हैं वो किसका अध्ययन है? डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो आनुवांशिकी अगर हम बात करें तो आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ संगत होना है। ठीक है, जो हेरिडिटी होती है आनुवांशिकता, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये क्या है? हेरिडिटी। ओके, फिर है यहाँ पे दिया है विभिन्नता या विविधता, वेरिएशन क्या है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग। ये जो डिफरेंस हो सकता है, ये वेरिएशन कैसे हो सकते हैं? शारीरिक कोशिका विभिन्नता हो सकती है, मीन्स सोमैटिक वेरिएशन हो सकते हैं, और गैमेटिक वेरिएशन हो सकते हैं, जनन कोशिक विविधता। तो देखिए, सोमैटिक वेरिएशन में अगर हम बात करें तो शारीरिक कोशिका में आती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता होती है वो अगली पीढ़ी में जो है स्थानांतरित नहीं होते हैं। ये जैव विकास में भी सहायक नहीं है। इन्हें कहा जाता है उपार्जित लक्षण, यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट्स। जैसे एग्जाम्पल दिया, कानों में छेद करना और कुत्तों में पूंछ काटना। ठीक है, जनन कोशिका विभिन्नता, ये जनन कोशिका में आती है और ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जैव विकास में सहायक, और इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं ये। जैसे मानव के बालों का रंग हो गया, मानव के शरीर की लंबाई होगी, तो ये क्या है? सारे गैमेटिक वेरिएशंस है। ठीक है, जनन कोशिक विभिन्नताएं हैं। ओके, अगला है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो विभिन्नताएं की बात हो रही है तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विभिन्नताएं जो हैं वो क्या होंगी? कम होंगी। वेरिएशंस जो होंगे वो कम होंगे, फ्यूअर होंगे। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है, अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएशंस होंगी वो ज़्यादा होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम और म्यूटेशन। ठीक है, ये कैसे अक्कर होते हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम के बीच संयोजन द्वारा और म्यूटेशन के द्वारा। ओके, चलिए आगे है, इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशंस की? विभिन्नता के लाभ क्या हैं? प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का अधिक आधार बनता है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव स्वास्थ्य में पाए जाने वाले दो परिवर्त है। ठीक है, आगे देखिए मेंडल का क्या योगदान है इसमें। मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिक के जनक के नाम से जाने जाते हैं मेंडल। मेंडल ने किस पर जो है किया था, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था, पूछा जाता है तो मटर के पौधे पर जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो देखिए उसने कुछ किस तरीके से जो उसने अध्ययन किया था वो देखते हैं। देखिए लक्षण दिए हैं। सबसे पहले है प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक। ये देखिए जो ये हैं प्रभावी लक्षण और ये हैं अप्रभावी लक्षण। सबसे पहले बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा, फूल का रंग बैंगनी और सफेद। ठीक है, फली का आकार फुली हुई और सिकुड़ी, तो फुली हुई है तो इसके लक्षण जो होंगे ज्यादा होंगे, तो प्रभावी लक्षण। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो था उसने किया था। फली का रंग हरा और अप्रभावी लक्षण क्या था? पीला। पुष्प की जो स्थिति थी अक्षय होगी तो प्रभावी हो गई, अंत्य है तो अप्रभावी। तने की ऊंचाई अगर लंबा है तो प्रभावी और बोना है तो अप्रभावी। ये प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण क्या है ये देखिए अभी आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विप्रयास विशेषकों के 7 जोड़े, तो उसने 7 जोड़े जो थे इस तरीके से बनाए थे। ठीक है, पूछ सकते कि कितने उस पर जो थे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो 7 जोड़े मटर के पौधों के। ओके, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया था। मटर के पौधों में विप्रयासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल क्या होता है? छोटा होता है। सामान्यतः स्वपरागण होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, बट इसमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी जो है कराया जा सकता है। वैसे तो क्या होता है? सेल्फ होता है,
लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है, ठीक है, इसीलिए जो था उसने मटर के पौधे का चयन किया। तो उसने देखिए कुछ इस तरीके से किया। अब आ रही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मटर के दो पौधों की एक जोड़ी ली और उनका जो है क्रॉस संकरण, क्रॉस पॉलिनेशन जो था कराया गया। देखिए उदाहरण ले लिया हमने, एक लंबा पौधा ले लिया और एक बोना पौधा ले लिया। पेरेंट में हमने डाल दिया, देखिए एक लंबा पौधा है जिसको हमने टीटी नाम दे दिया और एक बोना पौधा है जिसको हमने टीटी, ठीक है, इसके हमने जोड़े बनाए, ठीक है, जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं वो बने कि एक में टी एक में टी, ये स्मॉल टी ये स्मॉल टी, ठीक है। फिर क्या किया इसका F1 जनरेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। इस टी से ये टी आया, ठीक है, इस टी के साथ की तो स्मॉल टी और कैपिटल टी, सेम इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो यहाँ पर जो पौधे बनेंगे इस क्रॉस पॉलिनेशन से, क्या एक हमने लंबा पौधा लिया था, एक बोना पौधा लिया था, ठीक है, यहाँ से जो वो बनेंगे वो क्या बनेंगे, सारे ही पौधे लंबे बनेंगे, ठीक है। क्यों बनेंगे, तब काम आते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। हमने पढ़ा था जो कैपिटल वाला होता है वो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं लक्षण, और जो स्मॉल वाले होते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। और जब वो दोनों मिले तो यहाँ से क्या बनेगा, लंबा पौधा बनेगा, ना कि बोना पौधा, ठीक है। तो यहाँ से जो मिलेंगे वो हमें सारे लंबे पौधे मिलेंगे। तो याद रखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो भी हमें मिलेगा वो क्या बनेंगे, सारे लंबे मिलेंगे, ठीक है। तो ये था क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात कर रहे हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन की, ठीक है। तो हमने एक लंबा पौधा लिया और एक बोना पौधा लिया। लंबा पौधा इस बार हमने लिया इस तरीके से, फिर हमने कराया इसका सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, लंबा पौधा लंबा पौधा लंबा पौधा और बोना पौधा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमें क्या मिल रहा है, 3 लंबे मिल रहे हैं और एक ड्राफ मिल रहा है, मतलब बोना पौधा मिल रहा है। तो F1 पीढ़ी में जब हमने फर्स्ट वो पढ़ी तो उसमें क्या था, सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे, ठीक है। प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे, यानी कि 4 में से 3 पौधे क्या हैं, लंबे हैं, और 1/4 बोने क्या हैं, मतलब पौधे क्या हैं, बोने थे। तो फिनोटाइप F2 यहाँ पर रेशो पूछा जाता है फिनोटाइप का, तो 3:1, 3 लंबे पौधे और 1 बोना पौधा। और जीनोटाइप में कितना है, 1:2:1। तो ये रेशो याद रखिए, हरियाणा एग्जाम में पूछा जाता है। टी का संयोजन किस अनुपात में प्राप्त होगा, तो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होगा। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक तो फिनोटाइप रेशो पूछ सकते हैं, जीनोटाइप रेशो पूछ सकते हैं, F2 पीढ़ी में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से बनते हैं, और या फिर प्रथम संतति जो थी उसमें पौधे क्या थे, सारे लंबे थे। एक ये आता है, इनका जो है रेशो पूछ सकते हैं, तो 1:2:1 होता है इसका, ठीक है। तो ये याद रखिए। निष्कर्ष क्या है, देखिए टी व कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि देखिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी भी है, जबकि इसने कहा कि जो स्मॉल टी वाले हैं वो क्या है, बोने पौधे हैं। लेकिन पौधे को लंबा बनाने के लिए सिर्फ एक कैपिटल टी की जो है वो काफ़ी है, जबकि बोनेपन के लिए दोनों टी की ज़रूरत होनी चाहिए। कैपिटल के लिए अगर हमारे पास एक भी अवेलेबल है तो लंबा पौधा होगा, लेकिन छोटे के लिए हमारे पास दोनों ही होने चाहिए। टी जैसे लक्षण क्या है होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ओके, चलिए अब आती है द्विसंकरण या द्विविकल्पीय संकरण, डिहाइब्रिड क्रॉस। इसमें देखिए क्या हुआ, मटर के 2 पौधों की 2 जोड़ी ले ली, एक गोल पीला और एक झुर्रीदार, मतलब एक गोल ले लिया और एक पीला ले लिया, ठीक है, राउंड और येलो, राउंड और येलो ले लिया। तो हमारे पास 2 चीज़ें बनी, एक तो कैपिटल में राउंड वाई और एक स्मॉल में राउंड और येलो, इस तरीके से बन गया ये। तो हमारे पास देखिए जब हमने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण, तो किस तरीके से बन सकता है ये, इस तरीके से आ सकता है, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो कुछ इस तरीके से जो है ये जोड़े बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे बन जाएंगे युग्मक गैमेट्स।
तो यहाँ से जो फिनोटाइप अनुपात निकला, तो ये फिनोटाइप अनुपात वो आपसे पूछेंगे डी हाइब्रिड क्रॉस में कितना होता है, और जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था मोनोहाइब्रिड, इसमें कितना होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। तो इसमें जो आएगा, इसमें आएंगे गोल पीले जो होंगे, राउंड येलो वो 9, राउंड ग्रीन जो होंगे वो 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे 1। तो 9 3 3 1 का जो है इसमें रेशो आएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो 2 कारक इंपॉर्टेंट है, एक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन तापमान निर्भर करता है, जैसे एक घोंघा या टर्टल कह लीजिए, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। कुछ होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जैसे मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर एक्स एक्स है तो क्या है, फीमेल है, मादा है। अगर एक्स वाई है उसमें पेयर, तो वो क्या है, नर है, मेल है। ठीक है, चलिए बात आती है मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में हमें पता है 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, पूछा भी जाता है कितने पेयर होते हैं, तो 23 पेयर जो है क्रोमोसोम के होते हैं। और आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स, ठीक है, इनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। एक पेयर जो होता है, लास्ट पेयर जो होता है, उसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन डिसाइडिंग जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे इसको। तो देखिए लैंगिक गुणसूत्र दिए गए हैं यहाँ पे। पेरेंट्स में अगर हम बात करें, फादर है जैसे, तो फादर में क्या कौन सा गुणसूत्र मिलेगा? XY मिलेगा। ठीक है, फीमेल में कौन सा होता है? XX होता है। ओके, और देखिए अगर XX बनता है, मतलब मादा, मतलब फीमेल में से कौन सा आएगा? X ही आएगा, और नर में से, मतलब मेल में से X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। अगर XX आता है तो 50% चांस है कि वो क्या है? लड़की है। अगर XY आता है, मेल में से Y आता है, तो वो वहां पर क्या चांस है? 50% क्या है? लड़का है, सॉरी लड़की है, लड़का। ठीक है, अगर Y आता है तो। आधे बच्चे लड़के हैं, आधे लड़के हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो लड़की, अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करते हैं? X। तो बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। अगर पिता से X मिला है तो लड़की है, अगर पिता से Y मिला है तो लड़का है। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बात करते हैं उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण, मीन्स एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? उपार्जित लक्षण, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। ये जनन कोशिकाओं के DNA में कोई अंतर नहीं लाते हुए अगली पीढ़ी को स्थानांतरित नहीं होते हैं, जैव विकास में भी सहायक नहीं होते। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण की अगर बात करें इनहेरिटेड ट्रेट्स की, तो ये जीवों की वंशानुगत प्राप्त होते हैं और कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित भी हो जाते हैं और जैव विकास में भी सहायक होते हैं, जैसे मानव की आंखों का बाल और रंग। ओके, तो ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं। आगे है जाति उद्भव किस प्रकार होता है? वेज बाय विच स्पेशिएशन टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले यहाँ पे जीन फ्लो दिया है, तो उन 2 समष्टियों के बीच में होता है, अकर बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेट, जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती लेकिन आंशिक रूप से क्या है? अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे उप समष्टि जो सब पॉपुलेशन है, लोकल सब पॉपुलेशन मीन्स लोकल, एक है माइग्रेंट। इन दोनों में क्या हुआ? क्या कहते हैं? जीन फ्लो, जीन प्रवाह। तो स्थानीय समष्टि में क्या आएगी? विभिन्नता आएगी, वेरिएशन आएगी लोकल पॉल्यूशन में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन हो जाना, रैंडम चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीलीज in a population over successive generation is called genetic drift. Next in natural selection, वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूल करते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। एक भौगोलिक पृथक्करण होता है, जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि के कारण आता है और इससे 2 समष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे विकासीय संबंध योजना,
सबसे पहले समजात अभिलक्षण। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, जीवों में उनके कार्य जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण में पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर स्थानधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है, लेकिन विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होती हैं। समजात अंग यह प्रदर्शित करते कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, लेकिन वह जैव विकास का यह प्रमाण देती है। मतलब देखने में संरचना लगभग एक जैसी है, लेकिन उनके कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो यह है समजात अभिलक्षण। आगे है समरूप अभिलक्षण। समरूप में देखिए वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संगठकों में अंतर होता है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती, उत्पत्ति समान नहीं है, संरचना में भी अंतर है, संगठक में भी अंतर है, लेकिन कार्य क्या है, समान है। जैसे उदाहरण दिया इसने, पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद, मीन्स विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, दोनों क्या है, सेम है, मतलब कार्य क्या दोनों का सेम है। समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। दोनों के जो वो हैं काम एक ही कर रहे हैं, पक्षी के भी, चमगादड़ के भी। ठीक है, तो ये कार्य समान होता है इसमें। बात आती है फिर फोसिल की, जीवाश्म की। तो जीव के प्रीरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। तो उदाहरण जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए। यहाँ पे दिए गए हैं आमोनाइट जीवाश्म एकशेरुकी, ट्राइलोबाइट जीवाश्म एकशेरुकी, नाइटिया जीवाश्म मछली, राजोसोर्स जीवाश्म डायनासोर कपाल। ठीक, तो आमोनाइट किस जीवाश्म से बना है, एकशेरुकी। नाइटिया जो है ये मछली के उससे बना है, और डायनासोर कपाल राइजोसॉर्स। ओके, चलिए आगे देखिए जीवाश्म कितने पुराने हैं। खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर में पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। फॉसिल डेंटिंग क्या होती है, कार्बन डेंटिक या फॉसिल डेंटिंग, C14 डेंटिक कह लीजिए, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। ओके, आगे है विकास और वर्गीकरण, दोनों ही आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी क्या होगा, उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों के एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। विकास के चरण, विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। योग्यता को लाभ, आंख का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। प्लेनेरिया में अति सरल आंख होती है, कीटों में जटिल आंख होती है और मानव में द्विनेत्रीय आंख होती है। गुणता के लाभ, पंखों का विकास देखिए, पंख ठंडे मौसम में उस बार रोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। उदाहरण जैसे डायनासोर के पंख थे पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे, पक्षियों ने पैरों को उड़ने के लिए अपनाया, परों को, ठीक है, परों को उड़ने के लिए। फिर कृत्रिम चयन, तो बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पहले मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की और इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। जंगली गोभी थी और इससे गांठ गोभी, केल, केवल चौड़ी पत्तियां, गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सारी जो होगी विकसित होगी। तो ये क्या है, कृत्रिम चयन है। ठीक है, तो जंगली गोभी का विकास देख ली किस तरीके से हो गया, गांठ गोभी आई, ब्रोकली, फूल गोभी, गोभी, केल। ओके, आगे है आणविक जातिवर्ग। यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जन्म के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में भी भिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होंगी। नेक्स्ट है मानव विकास। मानव विकास के अध्ययन के देखिए मुख्य साधन कौन से हैं, उत्खनन है, एक्सकावेटिंग, टाइम डेटिंग हो गया, डीएनए का अनुक्रम निर्धारण, डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, और जीवाश्म ईंधन, फोसिल्स। ये मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया। ठीक है, अफ्रीका मूल में खोजा गया था। कहाँ, फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीप, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया। विभिन्न समूह कभी आगे व पीछे गए, समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी अलग होकर विभिन्न दिशा में आगे बढ़े और कुछ वापिस आकर परस्पर मिल गए।
फिर दी गई है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले जीन है, क्या है? मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर ए जीन। ठीक है, मेंडल ने जीन को कारक या फैक्टर कहा। जीन क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, आनुवांशिकता की इकाई है। अगला है एलील। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न होते हैं। पेयर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल द टू अल्टरनेटिव ऑफ द सेम फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होता है? एलील होता है। जैसे सेम टी था या फिर स्मॉल टी हो गया, ये क्या है? युग्म विकल्पी है, एलील है। अगला है हेट्रोजाइगस, विषम युग्म जीव। ये जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया है। होमोजाइमस कौन से? वे जीव जिनमें समान विशेषकों के एलील होते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे। अगला है प्रभाविता, डोमिनेंस। द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट जीन। एक होते रिसेसिव, जो जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता। द जीन विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, वो रिसेसिव होते हैं। अगला है जीनोटाइप, जीनी प्रारूप। जीव का जीन वे आधार पर प्रारूप, जैसे टी या टी, यानी कि इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच डिटरमाइन द करेक्टर, जो डिटरमाइन करते हैं करेक्टर, जीनी। फिनोटाइप की अगर हम बात करें, अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप, जैसे लंबे पौधे या बोने पौधे। अगला है सूक्ष्म विकास, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास। उदाहरण ब्रीटल के शरीर के रंग में परिवर्तन। स्पीसीज क्या है? जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है। गुणसूत्र, धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, इसमें कोशिका की आनुवांशिक सूचना होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 9। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, तो वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।